हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें गुडविल टॉपिक है आज हमारा। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल का मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल को पढ़ेंगे, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा आज का मटेरियल्स है इस क्लास का। ये सारा डाउट्स को क्लियर करना है, मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है और लास्ट में हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल को निकाला जाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन जनरल गुडविल को हम एक इंटेंजिबल एसेट के नाम से जानते हैं। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि कंस्टेंटली चेंजेस जिसके ऊपर होता रहता है। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसको कि हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एसेट उस बिजनेस में मौजूद होता है, उस बिजनेस में किसी फॉर्म में मौजूद होता है। जब बिजनेस वाइंड अप होता है या क्लोज होता है, उस समय उस गुडविल को हम मनी के वैल्यू में कंसिडर करते हैं एज द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तब ये हम कैसे समझे कि गुडविल ऐसा एसेट है जो इंटेंजिबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो हिडन है, उसको हम देख नहीं पा रहे। तो वो समझेंगे कैसे, वो गुडविल कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या वो गुडविल बढ़ रहा है, क्या वो गुडविल घट रहा है, ये हम कैसे समझेंगे, है ना। गुडविल का वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, वो होता क्या है एक्चुअली। बच्चों, हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। एक दुकान है, ठीक है, एक ए नाम का दुकान है और दूसरा आपका ये आपका ए नाम का दुकान है और एक आपका बी नाम का दुकान है। ठीक है, ए नाम का दुकान जो है वो आपके घर के बगल में ही है। ओके, और जो बी नाम का दुकान है वो किसी मिडिल चौक के उधर मार्केट प्लेस में बना हुआ है, मेन मार्केट में बना हुआ है। तब हम समझेंगे कैसे कि इसके पास जो गुडविल है और इसके पास जो गुडविल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू गुडविल्स। यहाँ पर इस दुकान को कितने लोग जानते हैं, इसका मार्केट वैल्यू क्या है, इसका रेपुटेशन क्या है, इस दुकान के बारे में कितने लोग जानते हैं, है ना। इसमें कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। चूंकि ये दुकान एक छोटे से जगह पर है, छोटे से एरिया में है, आपके घर के बगल में है, तो घर के लोग ही या फिर अगल बगल पड़ोसी ही इस दुकान से ट्रांजैक्शन करते होंगे, कहीं दूर दूर से तो यहाँ पर आते नहीं होंगे, है ना। तो ये क्या है, एक छोटे से एरिया में नॉन फिगर में ये दुकान आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेन मार्केट प्लेस में एकदम बीच चौराहे पर ये दुकान है। तो इस दुकान के बारे में, जो बी नाम का दुकान है, इस दुकान के बारे में ऑलमोस्ट टाउन का हर कोई जानता होगा इस नाम के बारे में। और ऑलमोस्ट सभी लोग, अगर ये दुकान अपना रेपुटेशन को ठीक रखता है, अपने कस्टमर्स को खुश रखता है, सेटिस्फाइड रखता है, तब ये दुकान को लगभग इसके एरिया के चलते, इसके बिहेवियर के चलते, इसके वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के चलते लगभग हर कोई इसको जानेगा और सब कोई चाहेगा इस दुकान में जाकर सामान ले। अंडरस्टैंड? तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना। जैसे कि आप अगर घर में एग्जाम्पल ले, पर्सनली अगर घर पर एग्जाम्पल ले, तब घर में आपका फादर का गुडविल और आपका गुडविल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एफ फॉर फादर और एस फॉर सन। फादर का गुडविल और सन के गुडविल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आपके फादर को हम अगर लम सम बोलते हैं कि सर हमको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, आप हमको मार्केट से लाकर दे पाइएगा, फट से आपके फादर क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपीज़ ईजीली, आराम से, आसानी से वो आपको ला करके दे देंगे, बिकॉज he has the capacity to collect 1 lakh from the market. At the same time, अगर आपको बोला जाए कि ये बेटा 1 लाख रुपीज़ आप ला के दो पाओगे हमको आज ही, is it possible to collect 1 lakh from the market? आपके द्वारा पॉसिबल है कलेक्ट कर पाना? नहीं।
तो आप अचानक से एकदम से 1 लाख रुपया कलेक्ट करके मार्केट से ला नहीं सकते हो। तो आपको अगर बोला जाए कि 1000, तो 1000 शायद हो सके फ्रेंड से बोरो कर लिया, कहीं से निकाल करके आप ला दिए, ठीक है। तो दैट 1000 इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल एंड दैट 1 लाख इज योर फादर्स वैल्यू ऑफ गुडविल। खैर, फादर का तो वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ, उनके वर्थ के हिसाब से वो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। अगर हम बैंक को ही ले ले तब वो तो अरबों रुपया का गुडविल हो गया, अगर हम बैंक से ये किए तो, है ना। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है आपका डिफर करता है, वैरी करता है according to the reputation of that human being in the society। सोसाइटी में उस ह्यूमन बीइंग का क्या स्टेटस है, क्या रेपुटेशन है, उस हिसाब से क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल चेंज होता रहता है। ठीक है, तब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन of a firm built over time with respect to the expected future profit over and above the normal profit। गुडविल अगर हम बिजनेस के बेसिस पर अगर गुडविल को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑफ, जैसे हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप हम लोग गुडविल को क्या कहेंगे, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। ये क्या है, एक वैल्यू है किसका, ए वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ व्हाट, फार्म। रेपुटेशन ऑफ फार्म, किसका रेपुटेशन है, ये फार्म का रेपुटेशन है। बुल्ट ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है गुडविल आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस विल ग्रेजुअली इंक्रीजेज। नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज करेगा, कस्टमर के प्रति, कस्टमर को दुकान के प्रति, आपका फार्म के प्रति फेथ इंक्रीज होगा। ऑल दिस विल काउंट अंडर गुडविल। ओके, टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, एक्सपेक्टेड मतलब आज हम बिजनेस शुरू किए हैं, ये 5 साल पुराना है, तो 5 साल पहले वाला प्रॉफिट और 5 साल बाद वाला प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस होता है बच्चों, और दैट डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू आवर गुडविल। गुडविल के कारण ये डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ओवर फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा है इसको छोड़ करके जब इससे, इस नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा प्रॉफिट आपके फार्म गेन करने लगे देन दैट इज कॉल्ड आवर गुडविल। वही आपका क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। मतलब कि आपने भी एक दुकान खोला है, आपके पड़ोसी में भी जस्ट बगल में एक दुकान खोला गया है, एक ही साथ दोनों दुकान खोले, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप कस्टमर्स को खुश करना जानते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बहुत वैल्यूड प्रोडक्ट है, जो कि क्वालिटी बहुत अच्छा है, एश्योरेंस है, आपका दुकान के साथ लॉन्ग टर्म में कस्टमर चाहते हैं ट्रांजेक्शन्स को करना। वेरएज़ जब बगल वाला फार्म है उसके जो दुकानदार है उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी ठीक से नहीं दे पाते हैं, टाइम भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो ये सब के कारण क्या होता है, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस कम हो रहा है, लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पर आपके दुकान में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है मार्केट में, तो दैट वो जो पसंद किया जा रहा है आपको मार्केट में, आपका क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज। और ऑब्वियस सी बात है वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज कर रहा है। और वहीं पर 10 साल बाद अगर आपने अपना बिहेवियर ख़राब कर दिया, आपके जगह पर कोई दूसरा पर्सन आ गया, उसने बिहेवियर ख़राब कर दिया, प्रोडक्ट का वैल्यू घटा दिया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, ये सब करने से क्या हुआ, फिर से वैल्यू ऑफ गुडविल क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, सीधा डाउनफॉल होगा। और इसी तरह से वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्म के हिसाब से। जिस तरह से फार्म को आप हैंडल कीजिएगा, फार्म के मैनेजमेंट को हैंडल कीजिएगा, उसी हिसाब से वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। गुडविल कैन बी बिल्ट इन फॉलोइंग वेज, कैसे कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। अर्न्स गुड
नेम इन द मार्केट। अभी तुरंत आपको हमने बताया हम क्या कर सकते हैं, गुड नेम अर्न कर सकते हैं, बुल्ड ट्रस्ट विद द कस्टमर, कस्टमर का विश्वास जीत करके भी हम गुडविल को बढ़ा सकते हैं। हैज़ मोर बिजनेस कनेक्शन, आपका बिजनेस का बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन है, इससे भी आपके गुडविल को क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो हम पहले ही जान चुके हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ऐसा एसेट है जो कि हिडन है, बिजनेस में छुपा हुआ रहता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक टाइम पर इसका वैल्यू ऑफ वर्थ में मनी के हिसाब से काउंट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, बेसिकली इसको हम कब इसको वैल्यू को मेजर करते हैं, व्हेन आवर बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस हमारा बिक रहा होता है उस समय इसका वैल्यू हमको नजर आता है। गुडविल इज द सब्जेक्ट टू कंस्टेंट फ्लैक्चुएशन, यस इट इज़ वेरी ऑब्वियस, कंस्टेंट फ्लैक्चुएशन तो आपको होना ही है। अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपका क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे आप अपना बिहेवियर को शांत रखेंगे, बिहेवियर को कस्टमर्स के साथ अच्छा रखेंगे तो ये बढ़ेगा। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, इरिटेट हुए, कस्टमर से हैंडल नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है ये डिक्रीज होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ इंक्रीज होता है, अगर क्वालिटी ख़राब हो गया तो डिक्रीज होगा। ओके, देखिए एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइज मेथड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, वैल्यूएबल एसेट, ये क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है जो कि आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि इसको आप कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, और ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका बिजनेस हो बेनिफिटेड होगा, है ना। उसी तरह से वो नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट की तरफ मूव करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट से ये सीधा सुपर प्रॉफिट की तरफ मूव करेगा, मतलब कि जितना आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए उससे हमेशा आपको ये हेल्प करेगा ज़्यादा प्रॉफिट देने में। ओके, यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है जो कि गुडविल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस लोकेशन में है, अगर आपका बिजनेस एक पॉजिटिव लोकेशन में, मेन ऑफ द मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी गुडविल का ग्रोथ होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस नेचर का है ना, स्मॉल है, बिग है, छोटा सा बिजनेस है, बड़ा सा बिजनेस है, किस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करता है, ये सारा जो है ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपके इंक्रीज और डिक्रीज करता है आपके वैल्यू ऑफ गुडविल को, ठीक है। मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके बिजनेस को किस तरह से मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है ना, बिजनेस मैनेजमेंट कैसा है, ये प्रॉफिट को किस तरह से अर्न कर रहा है और मार्केट में ये क्या रेपुटेशन अपना दे रहा है, ये भी डिपेंड करता है गुडविल का। लॉन्गजेविटी ऑफ बिजनेस का लॉन्गजेविटी कैसा है, कितने दिन तक चलेगा, है ना, ये कितने दिन तक चलेगा ये भी डिपेंड करता है। जितना ओल्ड होगा, जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतना अधिक आपका गुडविल होगा। पोजीशन ऑफ लाइसेंस एंड पेटेंट्स, पोजीशन ऑफ लाइसेंस एंड पेटेंट्स, आपका जो पेटेंट है और लाइसेंस है ये सब अगर आपके पास है तब ऑब्वियस सी बात है आपका गुडविल क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है गुड प्रोडक्ट को वैल्यू देता है, गुड प्रोडक्ट, पेटेंट्स भी है जो ये सारा सर्टिफाई करता है, ठीक है। प्रोडक्ट को आपका क्या करता है, सर्टिफाई करता है कि आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में वर्थ है, वैल्यू है। ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ आपका क्वालिटी डिक्रीज हुआ, कस्टमर्स ऑब्वियस सी बात है आपके फार्म से दूर हटना शुरू कर देंगे। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं से हर तरफ से आपके पास कस्टमर आएंगे, है ना, हर तरफ से मार्केट के हर राउंड से कस्टमर आएंगे, ठीक है। ब्रांड इमेज, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड इमेज, आप जो प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसका ब्रांड इमेज कैसा है, गुड ब्रांड इमेज के प्रोडक्ट्स हमेशा क्या करते हैं, गुडविल को इंक्रीज करते हैं। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाई इट इज़ वेरी नीडेड टू डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
ये क्यों इतना ज़रूरी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना? तो देख लीजिए बच्चों, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। जब गुडविल को कब बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? इसको बेसिकली बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो इसको कब डालते हैं, किस समय डालते हैं? जब इसको कंसिडर, इसका वैल्यू को मनी के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है और इसका पेमेंट किया जाता है। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के बिजनेस को परचेज करता है और गुडविल के अगेंस्ट में कुछ मनी का पेमेंट करता है, ठीक है, उस दुकान के गुडविल का जो वर्थ होता है, वैल्यू होता है, उसके उस वर्थ को, उस वैल्यू को जब वो पेड करता है, देन इट इज़ कंसिडर्ड इन द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट में उस समय इसको डाला जाता है, ठीक है। Thus, in the context of partnership firm, the need for valuation of goodwill arises at the time of valuation। कब जरूरत पड़ता है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फार्म। ऐसे तो गुडविल आपका लगभग हर तरह के बिजनेस के साथ होता है, लेकिन हम लोगों का एक दायरा है, लिमिटेशन है, जिसके अंतर्गत आप इन 12 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका आ जाता है। देख लीजिए, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है, उस समय हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर को एडमिशन करते हैं तो डीड में चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को गुडविल को कंसिडर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय भी हमें गुडविल को मनी के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का टिल अब तक का अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारा क्या हुआ, गुडविल का मनी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर डेथ कर दिया तो हम लोग अकाउंट को उस समय उस पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करते हैं और अप टू दैट डेट वी डू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन फॉर्म ऑफ मनी। डिसोल्यूशन ऑफ फार्म के डिसोल्यूशन में भी हमें गुडविल की मदद ज़रूरत होती है टू नो द वैल्यू ऑफ गुडविल। एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। एमलगमेशन मतलब होता है जब A और B दो कंपनियों को जोड़ करके एक नया कंपनी बनता है, तो उस समय उस एमलगमेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को काउंट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल को हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 2 है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 मेथड्स का हम लोग फार्मूला को समझेंगे और समझने के बाद इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें सिंपल प्रॉफिट मेथड से हम लोग निकालेंगे और इसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। नंबर 2 हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसको सुपर प्रॉफिट मेथड, और साथ ही साथ इसके ऊपर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में भी सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये सारा हमारा कैलकुलेटिव पार्टी क्या बोलते हैं इसको आप, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड पार्ट है। ये पूरे पार्ट को हम लोग 3 क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। थ्योरी पार्ट और ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में फार्मूला को देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फार्मूला होता है उसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा ये देख लीजिए यहाँ पर, है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। तो नंबर 1 है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें क्या आ गया है,
सबसे पहले हम इसमें 2 स्टेप में इसका होता है, ठीक है, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जिसमें कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर, मतलब 4 या 5 साल का अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, एज़ पर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है, ओके, 3 साल का प्रॉफिट है, 10,000 है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है आपका 20,000 और थर्ड ईयर है आपका 30,000। तब एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, तब इसमें हम क्या करेंगे, ये तीनों साल का प्रॉफिट को प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नंबर ऑफ़ ईयर 3 से, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है। उसके बाद आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट जहाँ निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा, कैसे हम वैल्यू ऑफ गुडविल को करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मेंशन क्या होता है, उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपका क्या होता है, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और जिसमें कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट के समय ये जो टोटल प्रॉफिट के समय कैलकुलेट करते समय इस पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है उसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अक्सर इस तरह के पॉइंट्स आते हैं हमारे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में कि टोटल प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं ना हर ईयर के प्रॉफिट को, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस डाल दिए जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है कि हम इसको क्या करें, एवरेज प्रॉफिट में प्लस करें या माइनस करें, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता है। तो वो डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को निकालते समय हम किस किस आइटम्स को, किस किस प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ऐसा क्या ट्रांजैक्शंस है जिसको कि हम उसमें ऐड नहीं करेंगे या फिर डिडक्ट करेंगे, वो हमको समझना है अभी, ठीक है। देख लीजिए, वाइल कैलकुलेटिंग टोटल प्रॉफिट फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर, हमको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर बी एडेड। अगर किसी ईयर का कोई एबनॉर्मल लॉस वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट का अमाउंट तो दिया हुआ है, साथ में साथ एबनॉर्मल लॉस दे दिया है कि उसी साल क्या हुआ था, आग लग जाने से इतना सारा 5,000 रुपीज़ का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है ना। एबनॉर्मल लॉस क्यों है, क्योंकि हर साल तो आपका 5,000 करके डूब नहीं ना रहा है पैसा, स्टॉक तो ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तब हम इसको क्या कर देंगे, उस प्रॉफिट में जो 10,000 प्रॉफिट था हमारा फर्स्ट ईयर का, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडेड बैक एंड एबनॉर्मल इनकम बी डिडक्टेड। और अगर उसी साल दिखा रहा है कि आपका 5,000 का क्या हुआ था, पैसा जो है आप कहीं पर शेयर में इन्वेस्ट किए थे, वहाँ से आपको 5,000 रुपीज़ अर्न हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स अर्न हुआ है, इंटरेस्ट के तौर पर अर्न हुआ है, तब वो भी आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन है, जो कि हर साल होता नहीं है। तो उसको भी आप क्या करेंगे, उस 10,000 में अगर वो इंक्लूड है तो उसको आप क्या कीजिएगा, डिडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अराइव्ड एट द प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल, उसके बाद जो रिमेन प्रॉफिट होगा वो होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड एंड एबनॉर्मल गेन और इनकम विल बी डिडक्टेड, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू बी डिडक्टेड एज इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस। इनकम क्या है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एज इट इज़ एन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ऑफ द बिजनेस। चूँकि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है बिजनेस का, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम, अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी अदर बिजनेस में या कहीं पर, तो उससे हमको अगर इनकम अर्न हो रहा है तब उसको हम क्या करेंगे, कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे इन आवर नेट प्रॉफिट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है नॉर्मल एक्सपेंसेस इफ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड। अगर नॉर्मल एक्सपेंस कुछ है, ऐसा हुआ है नॉर्मल एक्सपेंसेस जो कि हम प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किए हैं, आपका पीएल अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट से हम लोग सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस को। अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस छूट गया है जिसको कि हम डिडक्ट नहीं किए हैं, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड
नॉर्मल इनकम इफ नॉट एडेड इन द पास्ट शुड बी एडेड नाउ। अगर हम क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ये नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट को लेकर के निकालते हैं। अगर इस तरह हमको कोई प्रॉफिट आ रहा है किसी ईयर का जिसमें कि नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या किया गया है, डिडक्ट नहीं किया गया है, और नॉर्मल इनकम को भी कोई ऐसा नॉर्मल इनकम इसको ऐड नहीं किया गया है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हमको उसी वक्त करना है। ठीक है, एक तो है नॉर्मल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा, और दूसरा आपका नॉर्मल इनकम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। एवरेज प्रॉफिट से बेस हम एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बेस करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो आज का क्लास है उसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा गुडविल से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार गुडविल ऑफ अ फार्म इज़ वैल्यूड एट ए 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, गुडविल का वैल्यू क्या होगा, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने गुडविल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा, 2 होगा, है ना, 2 ईयर परचेज। ठीक है, अब देख लीजिए द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एज फॉलोज। क्या है, 50,000 है, 45,000 है, 61,000 है। ये 3 हमारा प्रॉफिट है जिसको कि हम क्या करेंगे, प्लस करके एवरेज प्रॉफिट 3 से डिवाइड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा, और उस एवरेज प्रॉफिट को ये 2 ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका गुडविल आ जाएगा। आंसर आपका होगा 1,04,000। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने पहले से लिख के रखा है फॉर कंज्यूमिंग ऑफ टाइम को सेव करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 50,000, 45,000, 61,000। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, सबसे पहला स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तब चलिए एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 50,000 है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है 45,000 और थर्ड ईयर है 61,000। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे आपका 3 से। नंबर ऑफ़ ईयर हो गया 1, 2, 3। अब इसको सम अप करना है। पहले 3 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 0, 0, 0, 5 और 1 6, 6, 4, 10, 5, 15। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे। आ गया हमारा 3 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ठीक है, गुडविल ये हमारा रुपीज़ में आ गया वैल्यू। अब आपका आ गया बी स्टेप में आ गया हमारा गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ओके। तब अब हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 52,000। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, सॉरी 2 5 जा, एक मिनट, 2 5 जा 10। तो 1,04,000 रुपीज़ आपका आ गया टोटल गुडविल ऑफ द ईयर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम। क्लास हमारा तो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के सम्स को समझेंगे इससे रिलेटेड। वो सम्स थोड़ा सा टफ होगा, इससे थोड़ा टफ होगा, और
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और हर सीरीज़ को आप कोशिश कीजिए ज्वाइन करने का, इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पर समझने में कोई तकलीफ़ हो रहा है तब आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू। हम ज़रूर आपको मदद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं कोशिश करूँगी आपके हर डाउट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो गुड बाय चिल्ड्रन, बाय।